हेलो फ्रेंड्स, मैं गोविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जीएस में, जिसमें आज हम बात करते हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 4 सत्ता के नए केंद्र। जो आपको बुक में चैप्टर मिलेगा उसका नाम मिलेगा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, लेकिन सीबीएसई द्वारा इसका नाम चेंज कर दिया गया है और नया नाम रख दिया गया है सत्ता के नए केंद्र। जिसमें अभी हम जो बात कर रहे हैं वो पार्ट 1 की कर रहे हैं। ये चैप्टर आपका बहुत लेंदी है और इसको पार्ट्स में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर की कि आखिर सत्ता के नए केंद्र कौन कौन से हैं। तो जो मेरे चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो देखिए दोस्तों कि जिस प्रकार से जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है और उसके बाद जो विश्व होता है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। जो एक होता है वो सोवियत गुट बनता है और एक आपका अमेरिकी गुट बनता है। लेकिन 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। उसके पश्चात जो विश्व होता है वो एक ध्रुवीय बन जाता है, यानी कि पूरे विश्व के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का वर्चस्व देखने को मिलता है। तो उसी वर्चस्व को चुनौती देने के लिए कुछ संगठन बनते हैं और कुछ देश विश्व पटल पर अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। जो संगठन बनते हैं वो यूरोप में जो बनता है उसका नाम होता है यूरोपीय संघ, और जो एशिया में बनता है उसका नाम दिया जाता है आसियान या एशियन और सार्क। ऐसे ही ब्रिक्स बनता है जिसमें 5 देश शामिल हैं: ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ऐसे सार्क में साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है इसकी फुल फॉर्म, और आसियान की एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जो देश की बात कर लें तो जो चीन है वो विश्व पटल पर अमेरिका को चुनौती देने में सक्षम है। ऐसे ही जापान है, दक्षिण कोरिया है, रूस है, इजराइल है और हमारा प्यारा भारत है। तो जो अभी इस पार्ट में बात करते हैं वो यूरोपीय संघ की बात करते हैं कि यूरोपीय संघ किस प्रकार से शक्तिशाली बना है, क्या विशेषताएं हैं उसकी और क्या अहम भूमिका निभा रहा है। कि जो यूरोपीय संघ है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात यूरोप की जो आर्थिक हालत होती है बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है, इतनी जर्जर अवस्था में पहुंच जाती है कि जिससे उभरने के लिए अमेरिका को 1948 में यूरोप की आर्थिक सहायता करनी पड़ती है। और जिस योजना के तहत अमेरिका यूरोप की आर्थिक सहायता करता है उसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। 1 नंबर में क्वेश्चन बनेगा। और इसी योजना के तहत ही OEEC की स्थापना होती है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिससे पश्चिमी यूरोप की आर्थिक मदद की जाती है। और 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन होता है। 1957 में EEC का गठन होता है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपीय आर्थिक समुदाय। और 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर करके यूरोपीय संघ अस्तित्व में आ जाता है। इससे पहले ये एक आर्थिक समुदाय हुआ करता है, लेकिन 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद में ये राजनीतिक रूप ले लेता है। देखिए दोस्तों, ये यूरोपीय संघ का अपना एक झंडा है जिसमें सोने के रंग के सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। और इसमें 12 सितारे हैं, क्योंकि 12 की संख्या को यूरोप में पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। फिर इसमें आते हैं कि कुछ जो मेंबर्स थे वो पुराने सदस्य थे और कुछ इसमें धीरे धीरे बढ़ते गए, जुड़ते गए। जो इसमें पुराने मेंबर्स थे, ओल्डर मेंबर थे, वो स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, यूके, आयरलैंड, पोर्टुगल, स्पेन, ग्रीस, माल्टा। और जो न्यू मेंबर्स जुड़े उसमें एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, हंगरी और साइप्रस। ये देश जो बाद में इसमें जुड़ते हैं। अब देखिए यूरोपीय संघ की विशेषताएं क्या है, आखिर क्या कारण है कि यूरोपीय संघ इतना ज़्यादा प्रभावशाली हो गया है। ठीक है, तो यूरोपीय संघ का अपना एक झंडा है, एक संविधान है, एक स्थापना दिवस है और एक मुद्रा जो उसकी यूरो है। यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करता है।
यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक रूप ले लिया है। कब लिया है? 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर करके। यूरोपीय संघ अन्य देशों से संबंधों के मामले में काफ़ी हद तक साझी विदेश नीति और सुरक्षा नीति भी बना ली है, तो यूरोपीय संघ इनके साथ में भी सहयोग करता है। फिर आता है यूरोपीय संघ को प्रभावशाली बनाने वाली उपलब्धियां क्या हैं, कि आखिर क्या कारण है कि यूरोपीय संघ इतना ज़्यादा प्रभावशाली बनता जा रहा है। तो कोई भी देश हो या फिर कोई संगठन हो, उसको प्रभावशाली बनाने वाले 3 से 4 कारण होते हैं: आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, सैन्य क्षेत्र और कूटनीतिक क्षेत्र। इसमें अभी हम देख रहे हैं वो आर्थिक क्षेत्र है। तो जरा देखिए, यूरोपीय संघ की विश्व व्यापार में हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है और यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बन सकती है। 2016 में यह दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जिसका सकल घरेलू उत्पाद 17,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा था और जो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। यूरोपीय संघ की आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों पर देखने को मिलता है। इतनी तेज गति से अपना आर्थिक विकास कर रहा है यूरोपीय संघ। फिर आता है यूरोपीय संघ की सैन्य ताकत क्या रही। तो सैनिक ताकत के हिसाब से इसके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है और इसका एक सदस्य देश फ्रांस के पास में परमाणु हथियार हैं। लगभग 335 परमाणु हथियार हैं फ्रांस के पास में, जो कहीं ना कहीं इसकी ताकत को बढ़ा देता है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आता है। तो पहले पे अगर अमेरिका अपने रक्षा पर खर्च करता है तो दूसरे नंबर पर यूरोपीय संघ खर्च करता है। यूरोपीय संघ अंतरिक्ष विज्ञान व संचार प्रौद्योगिकी में भी दूसरे स्थान पर है। फिर जो बात करते हैं वो करते हैं यूरोपीय संघ की राजनीतिक या फिर कूटनीतिक क्षेत्र की, कि यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश फ्रांस संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। स्थायी सदस्यों में 5 सदस्य आते हैं, जिसको P5 यानी कि परमानेंट 5 के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें कौन कौन से देश हैं? ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, चाइना। जिसमें जो फ्रांस है वो यूरोपीय संघ का पार्ट है और यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य भी हैं। तो इसकी ताकत का पता चल रहा है कि किस प्रकार से ये नीतियों को प्रभावित कर सकता है। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी देशों की नीतियों को प्रभावित करता है। फिर आता है यूरोपीय संघ की कमियां क्या हैं, कि जैसा भी हमने पीछे पढ़ा कि यूरोपीय संघ कितनी तेज गति से अपना आर्थिक विकास कर रहा है, सैन्य ताकत भी काफ़ी अच्छी है, कूटनीतिक संबंध भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी सफलता के साथ में बढ़ तो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ उसकी कमियां भी रही हैं जो उसके मार्ग में एक तरफ से बाध्यकारी है। तो मैं अक्सर अपनी ऑफलाइन क्लास में कहता हूं कि चाहे वो देश हो, चाहे व्यक्ति हो या फिर कोई संगठन हो, उसको समाप्त करने के लिए उसके पास में कोई बाहरी ताकतों का इतना रोल नहीं होता जितना उसकी अंदरूनी कमियां उसको मिटाने में सक्षम है। ऐसा हमने एग्जाम्पल देखा सोवियत संघ का। सोवियत संघ अपनी अंदरूनी कारणों की वजह से विश्व पटल से समाप्त हो जाता है। ऐसे ही सोवियत संघ की कुछ कमियां हैं, जरा उन पर नज़र डालते हैं। तो यूरोपीय संघ अपना संविधान बनाना चाहता है, परंतु सभी देश इस पर सहमत नहीं है। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को नहीं लागू किया गया है। ब्रिटेन यूरोपीय संघ के साझा बाजार से अलग हो गया है और 2003 में इराक पर अमेरिका के हमले का ब्रिटेन ने तो समर्थन किया, लेकिन फ्रांस और जर्मनी ने इसका विरोध किया। यानी कि जो उसके सदस्य देश हैं उसमें एकतापन नहीं है, ठीक है, अलग अलग इनके अपने विचार हैं कि कोई समर्थन कर रहा है और तो 2 देश उसका विरोध भी कर रहे हैं। इसके अलावा डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि, जिस पर साइन करके ये यूरोपीय संघ का गठन हुआ था, और इसकी यूरो मुद्रा को मानने का प्रतिरोध किया है। इसके सदस्य देश देख लो, यही इसकी कमियों का कारण बन रहा है। और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है, क्योंकि इंडिविजुअल इन देशों के साथ अपने संबंध स्थापित करते हैं। यूरोपीय संघ में तो ये ग्रुप की तरह काम करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल भी तो इनका महत्व है जो कई बार एक दूसरे की रक्षा नीति के लिए प्रभावित करते हैं। तो यूरोपीय संघ किस प्रकार से बना है वो देखते हैं कि 1948 में जिस प्रकार से अमेरिका द्वारा यूरोपीय संघ को सहायता दी जाती है, उसके बाद 1951 में
पश्चिमी यूरोप के 6 देश फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने पेरिस संधि पर हस्ताक्षर करके यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया। और इन्हीं 6 देशों ने रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय यूरेटम का गठन किया। 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन ने भी यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ली। जून 1979 में यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव कराया गया। जनवरी 1981 में यूनान यानी कि ग्रीस ने यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ली। जून 1985 में शांघाई संधि ने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त कर दिया। और जनवरी 1986 में स्पेन और पुर्तगाल भी यूरोपीय समुदाय में शामिल हुए। अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण किया गया। इससे पहले जर्मनी 2 भागों में विभाजित था, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। जो बर्लिन की दीवार बनाई गई थी 1961 में, उसको 1990 में समाप्त कर दिया गया, यानी कि एकीकरण हो गया जर्मनी का। और फरवरी 1992 में यूरोपीय संघ के गठन के लिए मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर कर दिए गए, दस्तखत कर दिए गए। यही वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन यूरोपीय संघ अस्तित्व में आ जाता है और जनवरी 1973 में एकीकृत बाजार का गठन कर दिया जाता है। जनवरी 2002 में नई मुद्रा यूरो को 12 सदस्य देशों ने अपनाया। 27 देश हैं वर्तमान में, लेकिन अभी 12 सदस्य देशों ने इस टाइम पर जनवरी 2002 में अपनाया। और मई 2004 साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लटाविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवानिया और स्लोवेनिया भी यूरोपीय संघ में शामिल हो गए। और 2007 में बुल्गारिया, रोमानिया यूरोपीय संघ में शामिल हुए। स्लोवेनिया ने यूरो को अपनाया। 2009 में लिस्बन संधि लागू हुई और 2012 में यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। 2013 में क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बना। और वैसे मैंने भी आपको बताया कि यूरोपीय संघ में 27 देश हैं, 28वां सदस्य देश क्रोएशिया बना था। लेकिन 2016 में ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो गया, जिसको 51.9% मतदाताओं ने फैसला किया कि ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से बाहर हो जाना चाहिए, जिसको ब्रेग्जिट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।